हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 4 लेन देन का बदलता स्वरूप। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो गया। अलार्म की आवाज़ सुनते ही अभिषेक जग गया। उसने अपनी छोटी बहन अंकिता को उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए थे। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वे अपने गांव चक्री जा रहे थे जो सिवान जिले में है। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सभी काफी थक गए थे। अभिषेक और अंकिता जल्द ही खा पी कर सो गए। सुबह अंकिता की आंख खुली तो उसने देखा उसकी दादी एक महिला से दही ले रही थी। दही लेने के बाद उन्होंने उस महिला को 2 किलो गेहूं दिया। यह देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी तक उसने पैसे से ही सामान खरीदते देखा था। सुबह 10 बजे के आसपास जब अभिषेक घर के बरामदे में बैठकर पढ़ रहा था तभी उसका ध्यान भोपू की आवाज पर गया। पास जाकर उसने देखा कि एक साइकिल पर कोई आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। किसी बच्चे के हाथ में गेहूं है तो कोई मकई देकर आइसक्रीम ले रहा है। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूं और लाओ तब आइसक्रीम मिलेगी। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाले बच्चे से लगभग 100 ग्राम गेहूं लेकर एक आइसक्रीम दे रहा है। अभिषेक दौड़कर घर के अंदर गया और एक डलिया में अंदाज से 100 ग्राम गेहूं लेकर आइसक्रीम वाले को दिया। आइसक्रीम वाले ने उसे भी एक आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद मूंगफली और सोन पापड़ी बेचने वाला आया। उससे अंकिता ने गेहूं के बदले कुछ मूंगफली और थोड़ा सोन पापड़ी खरीदा। अभिषेक और अंकिता के सामान खरीदने का यह तरीका काफी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ सामान खरीदने के लिए उसे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है और अनाज लेने से उसे कोई नहीं रोकता है। तो क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? हमें जरूर कमेंट कर बताएं। शाम को दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ उस दिन लगने वाले गांव के साप्ताहिक बाजार में गए। यहां दादाजी ने सबसे पहले उनके लिए कुछ जलेबियां खरीदी, फिर कुछ स्टील के बर्तन और एक चादर खरीद कर घर लौट आए। यहां दादाजी ने सभी दुकानदारों को उनके वस्तुओं के बदले पैसे दिए। घर लौटने पर अभिषेक ने दादाजी से कहा, दादाजी कितना अच्छा होता कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं हो, सिर्फ कोई सामान देकर ही विक्रेता से उसकी वस्तु खरीदी जा सकती। मुझे तो यह काफी अच्छा लगता है और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है तो फिर बाजार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते हैं? यह सुनकर दादाजी ने बताया कि बहुत पहले रुपए या सिक्कों का चलन नहीं था। एक समय था जब मनुष्य अपने अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से उपजा कर या इकट्ठा कर पूरा कर लेते थे। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते थे। यदि लोहार खेत कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता था तो किसान कोई अनाज देकर भी उसे खरीद लेता था। उसी प्रकार मान लो कि लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चर्मकार से उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह उसे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज देता है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां थीं। बाद में जब रुपयों का चलन शुरू हुआ तो लेन देन वस्तुओं के खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफी सहूलियत होने लगी और इसी सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद किया जाने लगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इस वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो आइए उसको देखते हैं कि क्या कठिनाइयां थीं। इसे यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो आइए पहले चित्र में देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच में जो कठिनाई की चर्चा हो रही है वो क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला व्यक्ति कह रहा है मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए, जबकि दूसरा व्यक्ति कह रहा है मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तो यहाँ यह बात स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूं चाहता हो। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता है। आइए अब दूसरे चित्र में देखते हैं। यहाँ पहला व्यक्ति कह रहा है इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे, तो यह दूसरा व्यक्ति कह रहा है 2 हाथ कपड़ा दूंगा।
फिर पहले व्यक्ति कह रहा है, इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता है। फिर पहला व्यक्ति कहता है, फिर पूरी 1 दिन लग जाता है 1 बर्तन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। तो यहां हमने देखा कि एक मटका बेचने वाले और एक कपड़ा बेचने वाले के बीच बहस हो रही है। वस्तु विनिमय में अक्सर चीजों के मोल को लेकर खींचातानी होती है। आपस में मूल्य तय करना आसान नहीं है। यदि बहुत सी वस्तुओं के बीच लेन देन होता है तो यह और भी कठिन हो जाता है। आइए अब देखते हैं तीसरे चित्र में क्या बात हो रही है। यहां देख रहे हैं कि पहला व्यक्ति कह रहा है, पिछले साल तुमने 1 बकरी के बदले में 6 टोकरी अनाज दिया था। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। तो फिर पहले व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर ही है। पर बकरी को तो आधा नहीं कर सकते हैं, कुछ उपाय सोचते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि बकरी वाले को अपनी बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज चाहिए, लेकिन अनाज वाले के पास 3 टोकरी अनाज है। ऐसी स्थिति में वह बकरी को आधा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह शेष 3 टोकरी अनाज किसी अन्य से लेता है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ और कठिनाइयां हैं जिन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करके रखने का काम केवल वस्तुओं के रूप में होता है। वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने गलने का भय होता है। यदि संचय गाय, घोड़ा, बकरी, मुर्गा आदि के रूप में किया जाए और उनकी बीमारी के कारण या सामान्य मृत्यु हो जाए तो सारा संचित धन समाप्त हो जाएगा। अतः इस प्रणाली में संचय करना कठिन होता है। इसी प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी कठिनाई होती है। मान ले कि अविनाश का मकान सहरसा में है, जिसे बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु जैसे कि गाय, अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा उसे पटना ले जाना काफी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है। आइए अब देखते हैं मुद्रा में सहूलियत। जैसा कि हम जान चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयां थीं। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कत आने लगी। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में जरूरत की चीजें मिल जाएं और उसी वस्तु को लेन देन का माध्यम मान लें। भले ही उस वस्तु की जरूरत न हो, बावजूद इसके उसे लेन देन का माध्यम माना गया है, इसलिए कोई उसे लेने से मना नहीं करेगा। इसी के बाद धीरे धीरे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मुद्रा के चलन ने वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में सुविधा होने लगी। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था। प्राचीन काल, जिसे क्याखेट युग कहते हैं, में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था। इन्हें वस्तु मुद्रा कहा जाता था। प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। यह भारी होता था। लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था क्योंकि इनका वजन और शुद्धता जांचना कठिन होता था। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग अलग राजा थे। हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा शेरशाह सूरी ने ऐसे ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे उसने रुपया नाम दिया।
सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता जांचने की जरूरत नहीं रही। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी का रुपया तथा तांबे का बना दाम चलता था, उस समय दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, हुन और पनम का चलन था। परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्यूमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है। आइए अब देखते हैं पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा। सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानियों एवं सिक्कों को घिस घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज के नोट छपने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 2000 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर कुछ भारतीय रुपये को दिखाया गया है। बाजार एवं व्यापार के फैलने के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव आते गया। मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का विकास हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लगा। वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता तथा वस्तुओं को खरीदने वाले क्रेता की संख्या बढ़ी। फिर बाजार का स्वरूप बदला और खरीद बिक्री का रूप भी बदला। इसे आगे की कहानी द्वारा समझा जा सकता है। रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपये होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुएं, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुआ उसका प्रयोग वह आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपए में वह अपनी तथा अपने परिवार की जरूरत की वस्तुओं को खरीदता है तथा कुछ रुपए वह भविष्य के लिए बचा कर रखता है। तो यहाँ हमने देखा कि मुद्रा से लेन देन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया संपन्न हुई। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकाई जाए यह भी निर्धारित किया गया, अर्थात यहाँ पर मुद्रा के समग्र कार्यों का संपादन हुआ। आइए अब देखते हैं बैंक। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी या अर्जित रुपयों का संग्रह आसान हो गया। बाद में संग्रहित रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हुई। समय के साथ साथ आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट अथवा संचार माध्यमों का विकास हुआ। इससे बाजार में भौतिक रूप में भी परिवर्तन हुआ। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगी। बैंक द्वारा भी इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बैंक अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी करता है। इस एटीएम सह डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपए रखे बैंक में जमा रुपए के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है। और आजकल तो आप अपने स्मार्टफोन में उपलब्ध बहुत सारे ऐप के माध्यम से रुपए का लेन देन कर सकते हैं, जैसे भीम ऐप, पेटीएम ऐप आदि। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।